नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। मोदी सरकार आज अपने 8 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और 2019 में दोबारा जीतकर उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। अब वो 2024 के लिए अपनी तीसरी पारी का भी साफ इशारा कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतना लंबा कार्यकाल मिला और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। सत्ता में 8 साल रहने के बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता शिखर पर है और उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने हाल ही में 4 राज्यों में सत्ता में वापसी की है। हालांकि उनके आलोचक उनकी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, अर्थव्यवस्था की बदहाली जैसे मुद्दों को हल न करने और कोरोना महामारी में बदइंतजामी जैसे आरोप लगाते हैं, पर मोदी के पास इन सब आरोपों के जवाब हैं। सत्ता पक्ष का दावा है कि 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो इन 8 सालों में किया गया। इस दौर में एक नया और एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा हुआ है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इन 8 सालों में देश पहले से ज्यादा बटा हुआ है। देश पहले से ज्यादा बटा और बिखरा है। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी चरम पर है। आज हम इन 8 वर्षों में मोदी सरकार की उन बातों का जिक्र करेंगे जिनमें उपलब्धियों के दावे भी हैं और नाकामियों के आरोप भी। आठ साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं। ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है। पहली स्कीम्स कागज पर बनती थी। मैं एक लंबे समय तक एमएलए भी रहा हूं, मुझे मालूम है जमीन पर कैसे काम होता था। कागज पर स्कीम बनती थी, कागज पर ही इंप्लीमेंट हो जाती थी और कागज पर ही उद्घाटन हो जाता था। आज डिक्लेरेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। नीचे तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन 8 सालों में मोदी सरकार ने क्या हासिल किया है, क्या उनकी नाकामियां रही हैं? जो उनके विपक्ष में हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन पर तमाम तरह के आरोप लगाती हैं और बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, समाज में काफी हद तक बंटवारा भी दिखता है पहले से कहीं ज्यादा। बावजूद इसके वो क्या है जो सत्ता में वापसी हो रही है बीजेपी की, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पे। और ये क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है? हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रशीद किदवई और हेमंत अत्री। रशीद, आपकी नजर से या आपका जो आंकलन है इन 8 सालों का, उसमें कई तरह की उपलब्धियां तो बीजेपी खुद गिनवा रही है, इसलिए उपलब्धियों को पूछने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप देखें तो ये सब भी सच्चाई है कि बेरोजगारी के आंकड़े देखें, आंकड़ों को लोग मैनिपुलेट कई तरह से करते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पर बेरोजगारी है, महंगाई बहुत हद तक काफी बढ़ी हुई है, फूड इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से भी फूड इन्फ्लेशन बहुत है, सामाजिक बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस सरकार के खिलाफ। क्या वजह लगती है कि बावजूद इसके बीजेपी की वापसी बार बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जो उनका करिश्मा है या उनकी लोकप्रियता है उसमें कमी नहीं है? नगमा, देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। ये लोगों को ऐसा परसेप्शन होता है। देखिए, चुनाव वो जीत रहे हैं, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो भी एनडीटीवी ने बाइट दिखाया कि जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष कह रहे थे कि पहले कुछ नहीं हुआ, मतलब अपना बड़बोलापन और ये बार बार कहना कि पहले कुछ नहीं हुआ, वो बहुत से प्रश्न उठा देता है। क्योंकि देखिए, काम हुआ है और हम सब जानते हैं, अगर आप सड़कों पर जाएं, आर्थिक उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी हमें पता है कि आज डॉलर का क्या हाल है, रसोई गैस का क्या हाल है। सरकार की उपलब्धियां भी बहुत है और अगर आप नाकामी देखें तो वो भी बहुत सारी है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब एक बुलडोजर के बहाने एक समाज के कुछ लोगों को टारगेट, समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है और उसमें जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो खामोशी इख्तियार करते हैं, वो बात नहीं कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो प्रश्न उठाते हैं। बहुत सी चीजें जो हम सोशल मीडिया, ट्विटर पे देखते हैं, बहुत ही खराब और
गंदे किस्म के कमेंट और जब हम उन्हें देखते हैं तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री उनको फॉलो कर रहे हैं या वो प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं। तो छोटी सी बात लगती है लेकिन महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस तरह का हमारे देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का जो व्यक्तित्व रहा है उससे थोड़ा मेल नहीं खाता। चुनाव जीतने की बड़ी उनमें एक ताकत है और क्षमता है और चुनाव हर तरफ जीतते हैं। बिल्कुल अगर म्युनिसिपैलिटी से लेकर के पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो एक बहुत काबिल तारीफ बात है। उससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसके कहीं आसपास नहीं टिकती है। मेरा मानना ये है कि जब नगमा सब कुछ इतना अच्छा है तो छोटी छोटी सी बातों को जो जिसके लिए राज धर्म है, जिसके लिए देश का संविधान है, जिसके लिए रूल ऑफ लॉ है, उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? क्या वो भी कोई राजनीति क्या है? आपको लगता है हेमंत अत्री की सबसे बड़ी जो एक आलोचना है वो यही है कि सामाजिक बंटवारा बहुत ज्यादा है और ये सांप्रदायिकता जो है वो बड़ी है, माइंडसेट जो है लोगों का वो बहुत बदला है? बाकी आप मानेंगे कि काम सरकार ने किया है, जैसा कि इन लोगों ने गिनाया, तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सब कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो कि जिसकी उपलब्धियों का जिक्र ऑलरेडी किया गया है। पर आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि काम तो किया है, पर जैसा रशीद कह रहे थे कि बहुत ज्यादा सामाजिक बंटवारा जो है वो बढ़ा है? नगमा जी देखिए, विकास की जो परिभाषा है ना और लोकतंत्र की परिभाषा है वो नहीं है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में प्रिवेलेंट है। लोकतंत्र का मतलब, हम में से बहुत सारे साथी ये मान लेते हैं लोकतंत्र का मतलब चुनाव की जीत है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र केवल चुनाव की जीत तक सीमित चीज नहीं है। लोगों का तंत्र, लोगों के कल्याण का तंत्र, लोगों के लिए तंत्र। और यहां क्या हो रहा है कि सत्ता के लिए तंत्र रह गया है, लोग बेचारे साइड में हो गए हैं। उपलब्धियां गिनाने के लिए भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र है, उसके लिए मेरी और आपकी उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा काम एक किया है इन पूरे 8 सालों में, उन्होंने बीजेपी को एक चुनाव फाइटिंग मशीन तो बना दिया है। अब सवाल यह है कि जो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडे के मूड में रहती है, एडवर्टाइजमेंट के मूड में रहती है, उसका परिणाम देखिए क्या है। आज देश के अंदर, जैसा रशीद जी ने कहा, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, कि बुलडोजर का न्याय हो रहा है तो तंत्र कहां रह गया। और राष्ट्रवाद की एक ऐसी परिभाषा दी गई है कि जो भी मुझसे सवाल पूछे, जो मैं सत्ता में बैठा हूं, वो सब राष्ट्रद्रोही है। ये एक लोकतंत्र को जो जिस तरीके से डिवेल्युएट किया जा रहा है, एक। दूसरा, जब ये सरकार में बहुत छोटी छोटी बातें 2-3 कहूंगा आपको। जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो अच्छे दिनों की बात करके आई थी। जब से ये सरकार आई है 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए और बात थी सबका साथ सबका विकास की। और कोविड के पिछले 3 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो देश के जो 142 टॉप उद्योगपति हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं, उन्होंने 30 लाख करोड़ रुपए, उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। और आज देश के 80 करोड़ लोग, ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कहती है, जिनको फ्री राशन आप दे रहे हैं। कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? 140 करोड़ का देश है, 80 करोड़ अगर फ्री राशन पे पल रहा है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? नगमा जी, पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये कहा कि चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव इसलिए जीत जाते हैं कि सामने कोई छोड़ा ही नहीं है। आज लोग कहते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात नहीं बताते कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी है। अगर 2020-21 के चुनाव आयोग के आंकड़े देखिए तो 5,000 करोड़ रुपए भाजपा के पास है। आज किसी विपक्षी दल के पास कुछ है? फिर सीबीआई है, ईडी है, सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ से सामने में कोई है नहीं रशीद, ये तो उनकी गलती है कि नहीं है। अब ये बीजेपी इसमें तो कुछ कर नहीं सकती, और चूंकि यहाँ पर बीजेपी का कोई पक्षधर नहीं है, इसलिए मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, एक छोटा सा सवाल, कि आपने बताया कि वो लोगों का तंत्र होता है, लोकतंत्र, तो वो लोग ही हैं। बीजेपी के लोग होते तो यही कहते कि लोग ही हैं जो वोट दे रहे हैं, लोग तो खुश हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि लोग खुश नहीं है? रशीद। नगमा देखिए, जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र में देखिए चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो सत्ता में आता है वो सरकार बनाता है और काम चलाता है, बहुत ही बुनियादी बात है। लेकिन जब वो सत्ता में आ जाता है तो उसके लिए सब बराबर होते हैं, और जो जिसने उसे वोट नहीं दिया है उसकी भी उसका तमाम देखभाल करना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, तमाम चीजें जो है वो उसका कर्तव्य बन जाता है। और मोदी गवर्नमेंट उस कर्तव्य का निर्वाह भी कर रही है। लेकिन मुझे तकलीफ और प्रश्न इस बात का होता है कि अगर कहीं के ऊपर कोई कमी खामी होती है तो वहां पर क्यों प्रधानमंत्री खामोशी क्यों अख्तियार करते हैं? और देखिए आप, वो खामोशी बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। तो ये चीज जो है ना, ये एक संदेह की बुनियाद एक आता है। और विपक्ष देखिए
बहुत बिखरा हुआ है। विपक्ष इंदिरा गांधी के समय में बिखरा हुआ था और उसका इंदिरा गांधी ने भी बहुत फायदा उठाया। तो ये तो एक उसका एक राजनीति का एक नियम है, मैं उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जब सब कुछ कर सकते हैं, सरकार पे उनकी पूरी पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, राज्यों पे, तो क्यों जो एक बहुत जो हमारे बार बार मैं कहता हूँ, ये मेरी और नगमा शहर की या हेमंत अत्री जी की बात नहीं है, बात ये जो संविधान में दिया है कि सबको मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं चलता? जी, तो रूल आप कहते हैं झुटपुट घटनाएं होती, लेकिन झुटपुट घटनाएं भी देश का सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो जो सांप्रदायिकता या जो सामाजिक बंटवारा दिखता है और जो रूल ऑफ लॉ पे सवाल उठता है, वो इस सरकार की एक सबसे बड़ी कमी है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, वो बना हुआ है। बहरहाल 8 साल पूरे हुए और सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं, इसलिए उपलब्धियों को दोहराने का फायदा नहीं, उनकी आलोचना क्या है ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया आपका हेमंत अत्री और रशीद किदवई। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बनी हुई है सिद्धू मूसेवाला की, इस पर चलते हैं। गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता ने खुद को इस हत्याकांड का चश्मदीद बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई, 30 राउंड गोलियां चली हैं और उनके पिता जो है उनके पीछे की गाड़ी में थे, इसलिए वो इसमें चश्मदीद हैं। इसमें कहा गया है इस एफआईआर में कि मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य की ओर से फिरौती और जान की धमकी वाले फोन आते थे। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद है। कुछ दिन पहले अजमेर जेल से शिफ्ट किया गया, अजमेर जेल में था, तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है लॉरेंस बिश्नोई को। हत्याकांड में तिहाड़ से एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। वकील ने आपको याद दिलाने कहा था लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि जेल से इतनी बड़ी हत्याकांड की रचना की उसकी प्लानिंग नहीं हो सकती, पर एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ है। कुछ दिन पहले शाहरुख नाम का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, वहीं से पुलिस को पंजाब में बड़ी साजिश की जानकारी मिली। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ये साजिश रच रहे थे। ये सब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जो बोलेरो गाड़ी जब्त हुई है, कुछ महीने पहले उससे रेकी की गई थी, तब मूसेवाला की सुरक्षा के चलते हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया। मूसेवाला के सुरक्षा कर्मियों के पास AK-47 थी। शाहरुख ने भी हत्या के लिए AK-47 की डिमांड की थी, हालांकि बाद में शाहरुख ने यह काम करने से मना कर दिया। सिग्नल ऐप से गोल्डी ब्रार से शाहरुख की बात होती थी। शाहरुख का फोन स्पेशल सेल के पास है, जिसकी जांच की जा रही है। मूसेवाला की गाड़ी पर 3 तरह के हथियारों से और हर तरफ से, उस गाड़ी में जिसमें मूसेवाला सवार था उस पे हर तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने मूसेवाला की थार गाड़ी जो SUV थी वहां पे उसका जायजा लिया है, किस तरह हमला किया गया इस गाड़ी पर। इस वक्त मैं हूं मानसा के सिटी थाने में और इस थाने में 2 गाड़ियां खड़ी हैं। एक गाड़ी तो वो है जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे, जिसमें आपको गोलियों के निशान साफ तौर पर नजर आएंगे। दूसरी गाड़ी वो है जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं पहली गाड़ी की। इसी गाड़ी में, थार गाड़ी में, सिद्धू मूसेवाला अपने 2 दोस्तों के साथ अपने गांव मूसे से निकले थे और उन्होंने अपने दोनों PSO घर पर ही छोड़ दिए थे और उनकी जो प्राइवेट बुलेट प्रूफ कार है उसको भी घर पर छोड़ आए थे। जैसे ही वो घर से निकले, बीच रास्ते में 2 गाड़ियों में सवार हमलावर उनके पीछे लग गए, जिसमें एक गाड़ी ये थी। कहा जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में 8 से 10 शूटर शामिल थे और जैसे ही वो जवाहर के गांव पहुंचे, हमलावरों की दोनों गाड़ियों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक किया और इस गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग की। अब मैं दिखाता हूं कि गाड़ी में किस तरह से फायरिंग हुई है। ये गाड़ी का बोनेट है, जिस पर आप देखें कि 1, 2, 3 गोलियां बिल्कुल ठीक बोनेट पर लगी हुई हैं। इसके अलावा ये जो फ्रंट का शीशा है, यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला चूंकि गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा गोलियां यहाँ मारी गईं। 3 गोलियां यहाँ लगीं, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गोलियां टोटल यहाँ तक हुई।
इसके बाद मैं गाड़ी में थोड़ा आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो जहां पर सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे उसके ठीक बगल में ये फायरिंग हुई। 13, 14 और 15 गोलियां यहां पर अब तक हुई हैं। अब मैं पीछे आता हूं, ये जो शीशा है ये भी टूटा हुआ है। हालांकि ये शीशा क्या गोली लगने से टूटा या इसके पीछे कोई और वजह ये साफ नहीं है, लेकिन आप देखें कि पूरी गाड़ी जो है उसमें टूट फूट है। और पीछे आता हूं तो यहाँ पर ये देखिए, एक गोली यहाँ पर लगी है, 1 और 2, 16 और 17। और इसके बाद मैं गाड़ी के दूसरे हिस्से में जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी शीशा टूटा हुआ है। हालांकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने सीट को निकालकर नीचे रख दिया है और इसकी जांच हुई है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर भी आप देखें कि दूसरी ओर यहाँ पर भी 17, 18 ये गोलियां लगी हुई हैं। और अगर थोड़ा और आगे आएंगे आप तो 19, 20, 21, 22 और एक आगे ये गोली लगी है, इस तरफ दिखाएं, ये गोली एक और लगी हुई है। तो 23 गोलियां यहाँ पर इस गाड़ी में लगी हैं जो नज़र आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से गाड़ी के टायर पंक्चर हैं उससे देखकर लगता है कि गाड़ी के टायरों में भी गोलियां मारी गई हैं। हालांकि अभी निशान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी के दोनों अगले टायर पंक्चर हैं। इस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्तों के साथ सवार थे। एक दोस्त सिद्धू मूसेवाला के बगल में बैठा हुआ था जबकि दूसरा पीछे बैठा हुआ था। दोनों दोस्त घायल हैं, लेकिन जिस तरह से सबसे ज़्यादा गोलियां यहाँ पर लगी हैं, साफ है कि जो हमलावर थे वो सिद्धू मूसेवाला को ही टारगेट करने आए थे, इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा गोलियां मारी। गाड़ी के अंदर भी आपको गोलियों के निशान नज़र आएंगे, कुछ ये गोलियां नज़र आएंगी आपको। हालांकि ये गोलियां बाहर से निकलकर अंदर लगी होंगी। तो ये वो गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे और इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच हुई है। अब मैं वो गाड़ी दिखाता हूं जिस पर हमलावर सवार होकर आए थे। ये सफ़ेद रंग की बोलेरो कार है, इसमें 4 से 5 हमलावर सवार थे। एक और गाड़ी थी, उस गाड़ी में हमलावर भाग गए हैं, लेकिन ये गाड़ी वो मौके पर ही छोड़ गए थे। एक पिस्टल भी उन्होंने मौके पर छोड़ी थी। इस गाड़ी का जो नंबर है उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी दिल्ली की है, लेकिन ये गाड़ी दिल्ली की नहीं है। ये फेक नंबर प्लेट है जो कि DL10CT 0196 नंबर में लगा हुआ है, लेकिन दरअसल ये गाड़ी फिरोजपुर के रहने वाले शमशेर सिंह की है और उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। जानकारी ले रही है कि आखिर ये गाड़ी जो हमलावर हैं उनके पास कैसे पहुंची। गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो आपको कुछ और नंबर प्लेट्स आपको नज़र आएंगी। ये हमलावरों ने इसलिए रखी कि पुलिस से बचने के लिए कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो वो नंबर प्लेट चेंज कर पाएँ। PB05AP6114 दोनों नंबर प्लेट सेम है, इसमें भी सेम नंबर है। तो ये दोनों नंबर प्लेट हमलावरों ने अलग से रखी थी कि ताकि ज़रूरत पड़े तो वो कहीं भी हमला करने के बाद नंबर प्लेट चेंज कर लें, जिससे पुलिस से बच जाएं। लेकिन हमला करने के बाद वो इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ गए, जो पुलिस ने बरामद कर ली है। हालांकि दूसरी गाड़ी में हमलावर कितने थे और वो किस तरफ भागे ये पता नहीं है। इस गाड़ी में कुल कितने लोग थे और वो कैसे भागे ये भी पुलिस के पास अभी जानकारी नहीं है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है और फिलहाल इनसे जो सबूत मिले हैं वो पुलिस ने जांच में शामिल कर लिए हैं और इन गाड़ियों की जांच के बाद फिलहाल इनको थाने में खड़ा कर दिया गया है। दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। तो अभी इस मामले की जांच चल रही है, अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है। गैंगवार का जो एंगल है वो मेन है और उसको लेकर पुलिस को कई सारी लीड मिली हैं। पुलिस ने 6 लोगों को उत्तराखंड से डिटेन किया है और पंजाब पुलिस उनको लेकर पंजाब आ रही है। तो कुल मिलाकर इस मामले में बहुत जल्दी ही ये मालूम चल पाएगा कि शूटर कौन थे, कहां कहां से आए थे। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल में बंद है उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो फिलहाल इस मामले में कई खुलासे लगातार हो रहे हैं, कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बहुत जल्दी ही शायद ये मालूम चल पाए कि इस हत्याकांड में कुल कितने लोग शामिल थे, इनको हथियार कहाँ से मिले, पैसा कहाँ से मिला, ये कहाँ से आए थे और फिर किस रास्ते से भागने में कामयाब रहे। मानसा से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर आज स्याही फेंकी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसी दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई और टिकैत पर स्याही फेंक दी गई। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की। इस घटना के बाद कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गईं। इस घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये स्याही स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने फेंकी। दरअसल स्थानीय मीडिया ने हाल ही में के चंद्रशेखर को लेकर स्टिंग किया था। इस वीडियो में चंद्रशेखर ने बस स्ट्राइक के बदले पैसे की मांग की थी। इस पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना सुनते ही चंद्रशेखर के समर्थक भड़क गए और टिकैत पर स्याही फेंकी गई। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अभी बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है। राजधानी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में आज अचानक से मौसम बदला और तेज आंधी आई। काफी तेज आंधी और तूफान के साथ साथ बारिश भी हुई है। इसके चलते गर्मी में कुछ कमी जरूर आई है, तापमान कम हुआ है, लेकिन काफी तेज आंधी की वजह से इस बारिश के पहले बहुत तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से दिल्ली में कई पेड़ गिरे, कुछ वाहनों को नुकसान हुआ। इसमें देखा जा सकता है कुछ पेड़ जो हैं वो सीधे गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं। पेड़ गिरने से कई जगहों पर ट्रैफिक पर असर पड़ा है और बारिश होते ही लोग जान से जूझ रहे हैं।